राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ हैं भाई अवनीश पीएन शर्मा। प्रारब्ध वाले 7 दिन की जेल काट के भी बाहर आए हैं कल ही। इनको, इनके चैनल को और इनको जो है भीतर बंद कर दिया था 7 दिन के लिए। कोई ना पोस्ट डालोगे ना वीडियो बनाओगे। तो सर कैसे बीते 7 दिन? बस बीत गया सर। तो मित्रों, आज का जो विषय है, राहुल जी ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है और उस लेख को अगर एक लाइन में कहूं तो कहते हैं कि महाराष्ट्र में बेईमानी करके जैसे भाजपा जीत गई थी वैसे ही बिहार जीत जाएगी। बिहार का रिजल्ट भी महाराष्ट्र का आने वाला है। इसका मतलब बिहार में राहुल गांधी ने मान लिया है कि क्लीन स्वीप होने जा रहा है और भाजपा महाराष्ट्र वाला रिजल्ट रिपीट कर रही है। मैं नहीं कह रहा, एनालिस्ट भी शायद कोई नहीं कह रहा होगा, परंतु राहुल जी ने इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखकर यह स्वीकार किया। और जितना झूठ बोला जा सकता है और देश की जनता को जितना ज्यादा बरगलाया जा सकता है, इससे बड़ा उदाहरण जनता के सामने एक नेता द्वारा लगातार लगातार झूठ बोलने का जो उनका सिलसिला है वो चालू है। कल कह रहे थे कि नरेंद्र सरेंडर, उधर पाकिस्तान कह रहा है कि हे भगवान बचाओ नहीं तो मुआ देगा। पाकिस्तान कह रहा है कि हे दुनिया हमको मोदी से बचाओ, मार देगा। राहुल कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, इंडियन आर्मी सरेंडर। खैर साहब, वापस आते हैं विषय पे। तो कहते हैं कि बिहार में हम हारने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जो है उसने चुनाव आयोग को पूरा अपने चंगुल में ले लिया है और वोटर लिस्ट की गड़बड़, बोगस वोटिंग की गड़बड़, 72 लाख वोट बोगस डलवा दिया अंतिम 1 घंटे में। 5 बजे इतना था, 7 बजे इतना हो गया, इसलिए भाजपा जीत गई। पिछले 4 महीने में इतना वोटर बढ़ गया, ये तमाम झूठ बोला है। तो आज हम लोग सर इस आज के वीडियो में राहुल गांधी की झूठ की समीक्षा करेंगे। और एक उदित मोहन जी हैं जी, इंडिपेंडेंट फोरम फॉर डेमोक्रेटिक डायलॉग, उनका एक बहुत शानदार आर्टिकल ट्विटर पे मैंने भी पढ़ा, मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। और उसमें उन्होंने बिंदुवार राहुल गांधी के झूठ को एक्सपोज किया है। उस पर आपको भी वो आर्टिकल आपने भी पढ़ा है, हम उसी पे चर्चा करेंगे। और बहुत शानदार दस्तावेज है वो राहुल गांधी के झूठ के पर्दाफाश का। आपकी एक ओपनिंग रिमार्क आ जाए तो उसके बाद चर्चा करते हैं। जी बिल्कुल सर। सर एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, मैं बार बार अपने वीडियोस में चाहे किसी भी चर्चा में जाता हूं तो एक चीज राहुल गांधी के बारे में कहता हूं। मैं कहता हूं कि आप राहुल गांधी को पप्पू मत समझा करिए। एक बार मजाक के लिए, अपना दिल बहलाने के लिए पप्पू समझ लिया करिए, लेकिन राहुल गांधी दरअसल पप्पू है नहीं। लेकिन आज मैं थोड़ा सा उसमें चेंज कर रहा हूं सर। राहुल गांधी पप्पू का रोल प्ले करते हुए बेहद शातिराना ढंग से इस देश में झूठ, लफाजी, अफवाह, थूको और आगे निकलो, पकड़ जाओ तो माफी मांगो, माफी मांग के फिर थूको, फिर थूक के फिर माफी मांगो, ये उनकी राजनीतिक शैली है। यही राहुल गांधी की राजनीतिक उपलब्धि है। अब आ जाते हैं जरा, अब राष्ट्रवादियों को या जो हल्का कंटेंट क्रिएटर्स होंगे सर, वो खुश हो जाएंगे इस आर्टिकल को पढ़ के, और हो भी जाना चाहिए। हम भी ब्रेकिंग बना सकते हैं और मौज कर सकते हैं कि ये लो भैया, राहुल गांधी ने तो खुद बिहार चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली। हर राष्ट्रवादी बिल्कुल मस्त हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं सर, आप समझिए, राहुल गांधी ये बोले नहीं है, उस बंदे ने ये बोला नहीं है।
आप ये प्लानिंग देखिए किस तरीके की होती है कि एक बड़ा समूह का अखबार, उसमें राहुल गांधी जी लेखक बनते हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि राहुल गांधी ने लिखा होगा? ये किसी घोस्ट राइटर ने लिख के उनको दिया है। और इस पूरे आर्टिकल को आप पढ़ लीजिए तो ये प्योर तरीके से सफेद पन्ने पे नहीं बल्कि लाल कम्युनिस्ट के पन्ने पर लिखा हुआ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अलावा और कुछ नहीं। कम्युनिस्टों ने पूरी जिंदगी यही काम किया है, जल जंगल जमीन की लड़ाई, फर्जी तरीके से बेचना। लेकिन जहां पर सरकार में आ जाना, ममता बनर्जी को देख लें लोग आज, ममता बनर्जी की क्या राजनीतिक स्टाइल है। अपने खिलाफ वाले वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचने मत दो, अपने सारे वोटर्स को पोलिंग बूथ तक खींच के ले आओ, और कोई अगर खिलाफ वोटर पोलिंग बूथ तक जाने की हिम्मत औकात पैदा करे तो उसको बल भर मारो, हत्याएं करो, जला दो, फूंक दो, ताप दो, जो बनाए वो करो। लेफ्टिस्ट एजेंडा है सर, ये मोडस ऑपरेंडी लेफ्ट का है, जिसके बदौलत उसी वेस्ट बंगाल में 32 साल शासन किया। ममता बनर्जी ने जब लेफ्ट को हराया तो लेफ्ट का पूरा मॉडल अपने पास ले लिया। राहुल गांधी ने ये आर्टिकल किसी दूसरे से लिखवा के अपने नाम से जो छापना का ये काम किया है, ये बेहद शातिराना एक नैरेटिव बिल्डिंग का तरीका है इनका। अभी तक ईवीएम आप देख रहे हैं, एक दो समूह हैं, आपको कांग्रेसी इकोसिस्टम का अंदाजा होना चाहिए। कहीं जनाधिकार मंच आपको दिखाई देगा, कहीं पब्लिक फॉर फलाने दिखाई देगा, कहीं जस्टिस फॉर फलाने दिखाई देगा, कहीं कोई अंबेडकरवादी चेहरा दिखाई देगा। बात सबके सब क्या कर रहे हैं? वो सबके सब कर रहे हैं कि नहीं साहब, 2014 से चूंकि लगातार 3 बार नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई, अरे तीसरा तो छोड़ दीजिए, जब दूसरा ही आई थी तभी ईवीएम से बदलो बैलेट से कराओ, ईवीएम बदलो बैलेट से कराओ, कुल मिला के एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ईवीएम के ऊपर, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर। ये इसका प्रो मैक्स वर्जन है ये आर्टिकल से। अब आते हैं कि राहुल गांधी पप्पू कैसे है? वो पप्पू भी है। इस आदमी को जिसने भी इसके लिए आर्टिकल लिख के दिया है, ये झूठ फरेब लिख के दिया है, इन्होंने उस आर्टिकल के डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, दर्शक उसको जरूर पढ़ लें, हो सकता है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दीजिएगा। सर आप देखिए उसमें भरा हुआ है डेटा से, लेकिन वो डेटा क्या कहते हैं, इस आदमी को नहीं पता है कि वोटिंग पैटर्न में जिस दिन मतदान होता है और रिपोर्टिंग होती है वो तरीका क्या होता है। किसी भी पोलिंग बूथ पर प्रिजाइडिंग अफसर होता है, एक से ज्यादा अगर पोलिंग बूथ है तो एक से ज्यादा प्रिजाइडिंग अफसर होता है। 4-6 पोलिंग बूथ को मिला के एक सेक्टर मजिस्ट्रेट होता है, सेक्टर मजिस्ट्रेट के ऊपर एक जोनल मजिस्ट्रेट होता है। अब ये आंकड़े कैसे इकट्ठे किए जाते हैं कि 11 बजे, जैसे 8 बजे 7 बजे से पोलिंग शुरू हुई, हम अगर देखें तो चैनल हमको जो है 7:15 बजे से ही बताना शुरू कर देते हैं। मनगढ़ंत डेटा होता है चैनलों का, इतने परसेंट वोटिंग यहाँ हो गई, उतने परसेंट वोटिंग वहां हो गई। नहीं, हर 1 घंटे में 1 से 2 घंटा, 1 से 2 घंटे में सेक्टर मजिस्ट्रेट अपनी जीप लेता है और हर पोलिंग बूथ पर जाता है। वहां ईवीएम में जो संख्या वोट पड़ी होती है उसको अपनी डायरी पर नोट करता है और उसको जो है जोनल मजिस्ट्रेट को भेज देता है। जोनल मजिस्ट्रेट उसको जिला निर्वाचन कार्यालय भेज देता है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय होता है, जो कि इलेक्शन ऑफिसर होता है इलेक्शन के समय में। कुल मिला के अगर मैं ये कहूं कि मतदान बंद होता है जब 6 बजे का जो आंकड़ा होता है, दरअसल वो आंकड़ा 3 बजे का होता है, और कई बार तो वो आंकड़ा 2 बजे का होता है दोपहर के। अब इस आंकड़े को अंतिम रूप से कंपाइल होने तक और नेक्स्ट डे इसका कंपाइलेशन होने तक, जब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आता है, तो ये एक सामान्य प्रोसेस है, ये पहली बार नहीं हुआ और ये ना पहली बार हो रहा है। ये आदमी जिस तरीके से महाराष्ट्र का, जिस तरीके से तेलंगाना का ये एग्जाम्पल से भर दिया है, ये पूरी तरीके से झूठ। और इसीलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि दर्शकों को या लोगों को ये बात बताएं कि दरअसल लोग भी इसके बहकावे में आ जाएंगे भाई। और ये बात सही है, लोग कहते हैं डिजिटल जमाना है, डिजिटल जमाना है। ठीक है साहब, डिजिटल जमाना है, फिर किसी के दिमाग में ये आ सकता है जब झूठ फैलाने वाला राहुल गांधी और उसका इकोसिस्टम हो और इतने बड़े महंगे अंग्रेजी अखबार से ये झूठ फैलाना शुरू हुआ है, तो कोई भी बहक सकता है सर।
लेकिन हकीकत यह है कि तरीका ये होता है डेटास को इकट्ठा करने का, इसलिए उसमें समय लगता है। इलेक्शन कमीशन ने इस बात को लगातार कहा है। इसलिए राहुल गांधी अपने इस आर्टिकल में भले स्वीकार कर रहे हो कि बिहार इलेक्शन एक बार फिर इंडी अलायंस, अभी अलायंस हुआ नहीं है, वो हार रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को मैंने कई बार कहा है, गांधी फैमिली को या राहुल प्रियंका के लिए एक दो स्टेट हारना जीतना कोई मैटर नहीं है। ये किसी स्टेट की पॉलिटिक्स के लिए नहीं पैदा हुए हैं सर। राहुल गांधी बिहार में अपनी हार स्वीकार करने के जमीन बनाकर एक बड़ा नेगेटिव नैरेटिव एक बार फिर नए तरीके से इस देश की इलेक्शन व्यवस्था पर, इस देश के इलेक्शन पैटर्न पर और इलेक्शन कमीशन पर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक आर्टिकल, पहला आर्टिकल है। अब इसके बाद इस देश में बेहयाई भरा बौद्धिक सो कॉल्ड विमर्श आप देखेंगे। कांग्रेसी इकोसिस्टम का एक एक चूजा, परिंदा, कौवा वो चिल्लाता आपको दिखेगा। एक नया बहस राहुल गांधी खड़ा करने का प्रयास करेंगे और हो सकता है कि कोई बाहर का अखबार इनके इकोसिस्टम का जो डीप स्टेट का सपोर्ट से है, वहां भी आपको इस तरह की अब झूठ दिखाई दे। मैं आपको एक किस्सा बता देता हूं। आपने कहा ना राहुल गांधी को पप्पू समझने की भूल न करें। हमारे गांव में हमारे पिताजी के समौरिया थे, एक ही वॉज अ ड्वार्फ, बौने थे। हाँ। तो उनकी, मैंने भी उनको देखा है, मैंने अपने जीवन काल में उनको देखा है, उनको वो जीवित थे, और उनकी हाइट रही होगी सर मुश्किल से, वो बौनों में भी बौने थे। बौने तो फिर भी लगभग 3 फुट के हो जाते हैं ना, वो थे 1.5 पौने 2 फुट के। मतलब जो आई थिंक 5 साल का जो बच्चा होता है ना, जब पूरे जवान हुए तो 5 साल के बच्चे जितनी हाइट थी। तो हमारे पिताजी बताते थे कि वो 10-12 साल के हो चुके थे, पर लगते थे 2-3 साल के बच्चे जितने। और खेतों में काम करती हुई जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिला रही होती थी, तो उनकी जबरदस्ती गोदी में घुस के बोले हमऊ पिए, हमऊ चुची पिए, जबकि वो एक्चुअल उनकी उम्र 10-12 साल हो चुकी थी। तो राहुल गांधी लगभग 54 बरस के हो चुके हैं, पर लगते अभी भी 3 बरस के हैं, और जबरदस्ती भारत माता के आंचल में घुस के कहते हैं कि हम चूची पिए। राहुल गांधी के बौने कद को से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भारत को। ये जान लीजिए कि ये 54 वर्षीय ड्वार्फ है, ड्वार्फ। ड्वार्फ में भी वो बोनसाई वाला ड्वार्फ। और ये अगर भारत माता के वक्ष को हाथ लगा रहा है अपनी कम हाइट का फायदा उठाते हुए। इसलिए इसको, एक तो आपने कहा कि इसको पप्पू मत समझो, पहला तो मैं आपकी बात। दूसरी बात, हम उस आर्टिकल का जिक्र कर रहे हैं जो भाई उदित मोहन जी ने लिखा है, ट्विटर पे है, पब्लिक देख के पढ़ लेगी, कोशिश करूंगा मैं भी उसका लिंक दे दूंगा। वो एक बड़ी मजेदार डिस्क्रिप्शन में बताते हैं। वो ये बताते हैं कि ये जो लाखों वोटर बढ़ गए, जितने एडल्ट नहीं हैं उससे ज्यादा वोटर है महाराष्ट्र में। एक तो राहुल गांधी झूठ बोल के जो जनसंख्या का आंकड़ा 2011 वाला दे रहे हैं, अब आ चुका है 2025। वो जो वोटर लिस्ट तैयार हुई थी वो 2024 में तैयार हुई थी। मतलब 13 साल पुराना जनसंख्या के आंकड़े को बता रहे हैं कि जितने एडल्ट नहीं थे उतने वोटर हो गए। नंबर 1, पहला झूठ। दूसरा झूठ, हर राज्य में इसी तरह वोटर बढ़े हैं जैसे महाराष्ट्र में बढ़े। जैसा कि उन्होंने बताया है, तेलंगाना में एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा के बीच में 13.2% वोटर बढ़े हैं, अर्थात 37 लाख। भाजपा चुनाव हार गई तेलंगाना। बंगाल में 14.3% वोटर बढ़े हैं, 90 लाख वोटर बढ़े हैं। बंगाल में, महाराष्ट्र में तो सिर्फ 72 लाख बढ़े थे, बंगाल में 90 लाख बढ़े थे, अर्थात 14.3% की वृद्धि हुई वोटर लिस्ट में। भाजपा बंगाल हार गई। भाजपा तो एक बार भी नहीं रोई,
हिमाचल प्रदेश में 15% वोटर बढ़ा है, 15.1%। 7.2 लाख वोटर हिमाचल में बढ़ा। भाजपा चुनाव हार गई, भाजपा तो एक बार भी नहीं रोई। महाराष्ट्र में अगर उसी अनुपात में वोटर बढ़ गए तो राहुल गांधी रो रहे हैं कि बेईमानी होगी, बेईमानी होगी। अब एक दूसरा आंकड़ा जो उदित मोहन जी देते हैं कि तेलंगाना में जब 5 बजे का आंकड़ा आया था तो 63% का आंकड़ा आया था कि भैया 63% वोट बढ़ा है 5 बजे। अगले दिन जब सुबह 9 बजे 10 बजे आंकड़ा आया तो वो 71% का था, अर्थात 5 बजे के बाद 7.41% वोट का आंकड़ा बढ़ गया। भाजपा चुनाव हार गई, भाजपा तो नहीं रोई, यही कांग्रेस जीत गई। 5 बजे के बाद सुबह अगले दिन 10 बजे तक कैसे 7% वोट बढ़ गया भैया। कर्नाटक में 5 बजे जो है 65.69% का आंकड़ा आया था, अगले दिन सुबह 73.19% का आंकड़ा आ गया, अर्थात 7.5% वोट रात रात में बढ़ गया। भाजपा चुनाव हार गई, भाजपा तो नहीं रोई। हिमाचल प्रदेश में 5 बजे 70% का आंकड़ा आया था, अगले दिन सुबह 9 बजे 74% का आंकड़ा गया, 4.05% वोट बढ़ गया। भाजपा चुनाव हार गई, भाजपा तो नहीं रोई। राहुल गांधी इज अ बैड लूजर। अपनी हार पर समीक्षा करने की बजाय जो है झूठे आरोप लगाकर, अब आपने कहा झूठे आरोप, सर डेमोक्रेसी को बदनाम किया जा रहा है, इलेक्शन प्रोसेस को बदनाम किया जा रहा है, जैसे कि बंगाल में शेख हसीना की सरकार और उनके इलेक्शन को बदनाम करके वहां पर सिविल वॉर करा के सड़कों पे उतार के जनता को कि यह इलेक्शन जो है रिग्ड था, इनको शासन में सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, हटा के मोहम्मद यूनुस को बैठा दिया डीप स्टेट ने। सेम वही मॉडस ऑपरेंडी भारत में अपनाना चाहते हैं। चुनाव तो हरा नहीं सकते मोदी को, इसलिए बोले साहब चुनाव हुए गलत। मैं बाबा जी इसीलिए मैंने शुरुआत ही इसीलिए कहा कि इस आदमी को पप्पू मत समझिए, और मैंने ये कहा कि ये अब तक की सबसे खतरनाक साजिश है। ये जो बंदा आर्टिकल लिख के आया है बाजार में, ये सबसे खतरनाक साजिश है। और आपने सारे आंकड़े सामने रख दिए जो काउंटर ट्वीट में आए हैं उन सज्जन के। क्या है, शाम को 5 बजे इतना परसेंट, अगले दिन सुबह अपडेशन जब हुआ तो 7 से 8-10% वोट हर जगह बढ़े मिले। ये जो 5% का है, मैंने अभी पीछे बताया था कि इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सच को पहुंचाने की आवश्यकता है। सॉरी टू इंटरप्ट। आप एक मेन चीज होती है फॉर्म 17C, जब अंतिम वोट पड़ जाता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक 17C फॉर्म भर के हर कैंडिडेट के एजेंट को देता है कि इस बूथ पर इस मशीन में इतना वोट पड़ा, और सिग्नेचर करके एक कॉपी है मैं वहीं आ रहा था, बाकी सब जगह भेजता है। जिस दिन बूथ वोटिंग होती है, काउंटिंग होती है, उस दिन वो 17C सबसे पहले सामने रखा जाता है कि इस मशीन में 1236 वोट था, उतना निकला कि नहीं निकला, सबसे पहले ये चेक होता है। मैं वहीं आ रहा था, इसलिए मैं विशेष रूप से, देखिए, राहुल गांधी पर आरोप लगाना, कांग्रेस पर आरोप लगाने से ज्यादा जरूरी है इस पूरी प्रक्रिया को समझना। जी, फॉर्म 17C पर ही मैं आ रहा था। देखिए, 5 बजे का जो आंकड़ा अपडेट होता है, यहां 2 चीजें हैं, एक्चुअल कितनी वोटिंग ईवीएम में हुई, उसके कागज पत्र कैसे तैयार किए जाते हैं। दूसरा ये होता है कि जो आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दिखाई देता है, वो जो अपडेट होता है उसका क्या तरीका है। ये जो 5 बजे वाले जितने भी नंबर हैं, दरअसल ये 3 बजे की वोटिंग होती है। मैंने अभी कहा था कि 2 घंटे पहले, क्योंकि वो प्रक्रिया प्रिजाइडिंग अफसर सीधे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नहीं अपलोड करता है डेटा सर, वो सेक्टर मजिस्ट्रेट लाता है, जोनल को देता है, जोनल से डिस्ट्रिक्ट पे आता है, डिस्ट्रिक्ट से जो NIC होता है, जो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर का एक डेस्क इलेक्शन के दौरान पर्यवेक्षक की मौजूदगी में वहां मौजूद होता है, जो कि अदर स्टेट का ऑफिसर होते हैं, वहां NIC ऑफिस में वो
फीड किया जाता है, तब उसका कंपाइलेशन होता है और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे दिखाई देता है। फॉर्म 17C की जो आपने बात की, जब ईवीएम सील होती है, नियम क्या है, अंतिम वोटर 6 बजे तक जितने वोटर लाइन में लग जाते हैं, उसके बाद गेट बंद हो जाता है। अगर गेट नहीं है तो सिक्योरिटी वाले वहां खड़े हो जाते हैं, कहते हैं अब कोई लाइन में नहीं लगेगा। जितने लोग 6 बजे तक लाइन में लग जाते हैं, उन सबका वोट प्रिजाइडिंग अफसर दिलवाता है। उसके बाद फिर ईवीएम को सील किया जाता है और तब ईवीएम को काउंट करके बैटरी डिटैच करने से पहले, काउंट करने के बाद उस मशीन में जितना वोट शो करता है उसको फॉर्म 17 पर, जितने कैंसिल वोट हैं उनको फॉर्म 17 पर, और जो डेटाज होते हैं मॉक वोटिंग का डेटा होता है उसको, उसकी पर्चियों को प्लास्टिक के उसमें आता है सर, उस पूरी प्रक्रिया में। और एक एक प्रत्याशी के एजेंट को न सिर्फ वो कॉपी दी जाती है, बल्कि उस पर बाकायदे प्रिजाइडिंग अफसर और सेक्टर मजिस्ट्रेट के दस्तखत होते हैं। और जो प्रिजाइडिंग यानी पोलिंग पार्टी के पास जो 17C होता है, उसमें जितने भी पोलिंग एजेंट होते हैं उन सबके दस्तखत होते हैं। और उसको जब टेबल पर काउंटिंग होती है तो पहले वो खोला जाता है, उससे मैनुअली मिलान किया जाता है कि मशीन कितने वोट बता रही है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है, मुझे लगता है कि पूरे देश में लोगों तक ये प्रक्रिया पहुंचनी चाहिए, क्योंकि यहां गुंजाइश है। देखिए ऑनलाइन समय है, तुरंत का तुरंत हो जाता है सब कुछ, फिर कैसे 5 बजे फिगर कुछ और होती है, सुबह फिगर कुछ और हो जाती है, इसलिए यहाँ पर गुंजाइश है। और मैं आपको पहले ही कहा, ये बड़ी साजिश है, आप इसका फॉलोअप देखेंगे। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि भारत में बांग्लादेश दोहराए जाने की पूरी संभावना है, वो इस काम पर लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी, उनकी पूरी टीम, उनका पूरा इकोसिस्टम ये मान चुका है कि नरेंद्र मोदी नाम के आदमी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को इलेक्शन में हरा नहीं सकते, इसलिए ये कुछ और रास्ते तलाश रहे हैं। मैं अंतिम एक पॉइंट दर्शकों को बता के आज का वीडियो समाप्त करूंगा। राहुल गांधी ने एक और सफेद झूठ बोला है कि हमने इलेक्शन कमीशन से पिछली विधानसभा की और इस विधानसभा की वोटर लिस्ट मांगी थी, इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी। मुझे लगता है सर, ये आदमी इतनी बड़ी पार्टी चला रहा है और भारत का लीडर ऑफ अपोजिशन है, इसको भारतीय राजनीति का एबीसी भी नहीं पता है। मतलब मैं अब भोजपुरी में इस वाक्य को भी हम लोग बहुत अच्छा सा व्यक्त कर सकते हैं कि इसको गधी की डैश और डैश का भी अंतर नहीं पता है। सर, इसको यह भी नहीं पता है कि वोटर लिस्ट जो है उसकी 100 कॉपी प्रधानी के चुनाव में गांव के बच्चे बच्चे के पास होती है। वोटर लिस्ट भारत में इतनी सुलभ है कि गांव का बच्चा बच्चा वोटर लिस्ट लेके घूमता है कि हम वो वोटर लिस्ट में इतना आदमी हुआ, ये कुल हमार हुआ, हमके प्रधानी में 300 वोट मिली। राहुल गांधी के पास वोटर लिस्ट नहीं पहुंची। इलेक्शन का मौसम बीतने के बाद वोटर लिस्ट पर समोसा गांव की दुकानों में मिलता है, पकौड़ी और समोसा मिलता है। बेहूदगी है सर, शातिरपना। तो सर कुल मिला के राहुल गांधी सफेद झूठ बोलकर देश की आंख में धूल नहीं, मर्चा झोंक रहे हैं, लाल मिर्च झोंक रहे हैं और बिहार चुनाव हारने जा रहे हैं, उसकी भूमिका अभी से तैयार कर रहे हैं। अमरीश भाई, अंतिम रिमार्क्स, 24 मिनट हो चुका है सर। नहीं सर, इसीलिए कहूंगा कि इस आदमी को बकलोल समझने का फिर प्रयास नहीं किया जाए। ये अल्ट्रा मैक्स शातिरपने का प्लान है, ये अल्ट्रा मैक्स शातिरपने का प्लान है। आप देखिएगा बम्बार्डिंग, ये इस एक आर्टिकल का फॉलोअप होगा, इस एक आर्टिकल को फॉरेन के प्रकाशनों से भी मदद मिलेगी। ये आदमी घूम घूम के इस पर कॉन्फ्रेंस करेगा, आप देखिएगा। ऐसे नहीं लेखक बन गया है ये फर्जी दूसरे से लिखवा के। ये बहुत खतरनाक तरीके का एक नया नरेटिव वार खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है और एक बार फिर कंफ्यूज करने का प्रयास किया जा रहा है। जी अवनीश भाई, आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। जल्दी ही अगले विषय पे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, प्रणाम सर।